今日こそ白黒つけようか。आज हम सीजन 5 के डिटेल्ड रिकैप के साथ माई हीरो एकेडेमिया की एक्शन से भरपूर दुनिया में जाने वाले हैं। इंटेंस जॉइंट ट्रेनिंग आर्क से लेकर खुलासा करने वाली माई विलन एकेडेमिया स्टोरी लाइन तक यह सीजन सरप्राइजेस, कैरेक्टर ग्रोथ और एपिक बैटल्स से भरा हुआ था। हम डेकू की इवॉल्व होती पावर्स, वन फॉर ऑल के सीक्रेट्स, एंडेवर की स्टोरी और पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट की शुरुआत को कवर करेंगे। तो अपनी हीरो कॉस्ट्यूम ले लो और हम माई हीरो एकेडेमिया सीजन 5 के थ्रिलिंग वर्ल्ड में चलते हैं। हाई एंड नोम्यू के साथ एंडेवर की लड़ाई के अगले दिन शोटा आइजावा अपने स्टूडेंट्स को यह याद दिलाते हुए क्लास शुरू करता है कि उनके हीरो लाइसेंसेस प्रोविजनल हैं, फिर भी उन्हें ऑफिशियल कैपेसिटी में हीरोज की तरह काम करना होगा। वह उन्हें जिम्मेदारी लेने और ज्यादा ध्यान देने को कहता है। तभी पूरी क्लास में एक इमरजेंसी अलार्म बजता है, जिसके कारण क्लास 1A को हाइपोथेटिकल विलन से लड़ने का एक ट्रेनिंग मिशन दिया जाता है। क्लास ग्राउंड बीटा में पहुंचती है, जहां यह पता चलता है कि बिग 3 की नेजिर और तमाकी विलेंस के रूप में आ रहे हैं, जबकि मिरियो संकट में फंसे एक नागरिक की भूमिका निभा रहा है। क्लास 1A के स्टूडेंट्स दोनों विलेंस को मारने और मिरियो को बचाने में अपनी यूनिक स्किल्स को दिखाते हैं और अपना मिशन पूरा करते हैं। हालांकि बाकुगो गुस्सा है क्योंकि उसे लगता है कि तमाकी ने उस पर हमला नहीं किया। इस बीच अपनी लड़ाई के बाद अपनी इंजरीज से उबरते हुए एंडेवर विलन दाबी के साथ अपने इनकाउंटर के बारे में सोचता है, जबकि हॉक्स कुछ खुफिया बात करने के लिए एक अलग वेयरहाउस में दाबी से मिलता है। हाई एंड नोमू के खिलाफ लड़ाई के बाद दाबी एंडेवर और हॉक्स पर हमला करता है, लेकिन मिर्को के आने पर पीछे हट जाता है। उस रात दाबी और हॉक्स अपना प्लान बदलने के लिए एक दूसरे से बहस करते हैं, जहां दाबी कहता है कि शिगाराकी से मिलने में कुछ समय लगेगा। दुनिया को हीरोज के लिए कुछ खाली समय बिताने की जगह बनाने के मकसद से हॉक्स हीरो पब्लिक सेफ्टी कमीशन के ऑर्डर्स के तहत एक अंडरकवर जासूस के रूप में लीग ऑफ विलेंस में शामिल हो गया, ताकि उन्हें अंदर से खत्म किया जा सके। प्रेजेंट में वापस हॉक्स हॉस्पिटल में एंडेवर से मिलने जाता है और उससे चुपचाप माफी मांगता है। अगले दिन एंडेवर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और अपने परिवार के लोगों से अच्छे स्वागत की उम्मीद करता है। फुयुमी उसे अच्छा होते देखकर खुश है, हालांकि नात्सुओ अभी भी उससे उन सभी चीजों के लिए नाराज है जो उसने सालों से उनके परिवार के साथ की है। शोटा एंडेवर द हीरो को अप्रिशिएट करता है, लेकिन यह देखना चाहता है कि एंडेवर पिता के रूप में कैसा होगा। उस रात बाद में एक थका देने वाले दिन के बाद मिडोरिया ऑल फॉर वन और उसके छोटे भाई के बारे में सपने देखता है। उसे वह एरा दिखाया जाता है जब वह हावी था और वे इवेंट्स जिसके कारण वन फॉर ऑल बनी। अचानक भाई उसके पास आकर यह कहता है कि वह मिडोरिया को अतीत के बारे में और दिखाना चाहता है, लेकिन वह अभी इसे संभालने के लिए इतना स्ट्रांग नहीं है। वे आगे बढ़ते हैं और हाथ मिलाते हैं, जो उसे बताता है कि सब ठीक हो जाएगा, वह अकेला नहीं है, और वह सदमे में जागता है। ऑल माइट के साथ अपने सपने पर बात करने के बाद मिडोरिया देखता है कि वन फॉर ऑल के पिछले होल्डर्स की एसेंस उस क्वर्क के अंदर रहती है। उस दिन बाद में क्लास 1A और 1B अपने पहले जॉइंट ट्रेनिंग बैटल के लिए फील्ड गैमा में मिलते हैं। दोनों क्लासेस को 4 वर्सेस 4 मैचेस के ग्रुप्स में जोड़ा जाता है। इरेजर हेड और व्लाड किंग टीम्स की अनाउंसमेंट करते हैं, जिसमें शिंसो को क्लास 1A की टीम के साथ पहले मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए और 1B के साथ 5वें मैच में पार्ट लेने के लिए चुना जाता है। ओचाको बताती हैं कि यह मिडोरिया और शिंसो के बीच एक रिमैच जैसा है, क्योंकि वे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ओपोनेंट्स थे, कुछ ऐसा जिसका मिडोरिया बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ऑल माइट और मिडनाइट कंपटीशन देखने के लिए आते हैं। ऑल माइट बताता है कि हालांकि 1A के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन 1B ने वास्तव में काफी इंप्रूव किया है। पहला मैच शुरू होने के तुरंत बाद क्लास A टीम पर क्लास B द्वारा हमला किया जाता है, जहां शिंसो अपने ब्रेन वॉशिंग क्वर्क के साथ हावी होता, जो अपने पर्सोना कोड्स के साथ और ज्यादा एडवांस है, जिससे वह किसी भी आवाज की नकल कर सकता है। क्लास A टीम जल्दी ही मुश्किल में आ जाती है, क्योंकि किरिशिमा और कोडा दोनों को पकड़ लिया जाता है। हालांकि त्सुयु भी कोसी को मैच से बाहर कर देती है।
असुई द्वारा बताए गए एक नए प्लान में कमिनारी खुद को पकड़े जाने देता है, जो क्लास बी की टीम को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है। फिर शिंसो अपने क्वर्क से उनका कम्युनिकेशन बिगाड़ देता है और असुई उन्हें पकड़ लेती है। मिनेटा कहता है कि शिंसो जितना माना जाता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा बन सकता है, और मिडोरिया बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने त्सुयू और कमिनारी की एबिलिटीज और स्किल्स का सही यूज किया था। शिंसो, असुई और कमिनारी सफलतापूर्वक जुरोता, इबरा और हिर्यू को कोसी के साथ जेल में बंद कर देते हैं। जैसा कि क्लास एफएलए मैच की अपनी जीत का जश्न मनाती है, शिंसो सोचता है कि उसे वह हीरो बनने के लिए अभी और कितना आगे जाना है जिसकी वह उम्मीद करता है। शर्मिंदा महसूस करते हुए व्लाड किंग ने पहले दौर में क्लास 1A की जीत की अनाउंसमेंट की। एजावा ने क्लास A टीम से पूछा कि उन्होंने क्या सीखा या किसमें इंप्रूव करने की जरूरत है। किरिशिमा ने कहा कि लड़ाई के बाहर उसके क्वर्क का बहुत कम यूज है। कोडा इंसेक्ट्स को और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस देना चाहता है। कमिनारी खुशी से हवा में उछल रहा है और कहता है कि वह कितना अच्छा था। असुई चाहती है कि कोडा और किरिशिमा को उनके कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए इतनी जल्दी पकड़ा ना जाए, और शिंसो बाइंडिंग क्लॉथ फाइटिंग स्टाइल का यूज करने के अपने इनएक्सपीरियंस के बारे में निराश है। मैच 1 के बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद मैच 2 की शुरुआत डार्क शैडो से होती है, जो जल्दी ही कुरोआयरो के कब्जे में आ जाता है। अपनी इंटर्नशिप के दौरान तोकोयामी हॉक्स द्वारा उसे केवल जानकारी के लिए इस्तेमाल करने से निराश था, इसलिए उसने खुद को वर्क स्टडीज के दौरान गंभीरता से लिए जाने वाले व्यक्ति के रूप में साबित करने का प्रयास किया। अगली जनरेशन को ट्रेनिंग देने में कोई दिलचस्पी नहीं होने के बावजूद हॉक्स को हमेशा से पता था कि तोकोयामी को अपने पोटेंशियल को अपनाने के लिए बस एक धक्के की जरूरत है। हॉक्स के अंडर एक नई मूव सीखने के बाद तोकोयामी आसमान में उड़ जाता है और तभी क्लास ए ने अपना काउंटर अटैक शुरू कर दिया है, लेकिन अचानक हर जगह मशरूम्स उगने लगते हैं। किनोको कोमोरी और मंगा फुकिदाशी के क्वर्क के खिलाफ क्लास ए की टीम अलग हो जाती है, जिसके कारण आओयामा को पकड़ लिया जाता है। मोमो और तोरू से अनजान शिहाई एक काले मशरूम के शरीर में घुसकर बैठ गया। वह हंसता है और इत्सुका के प्लान की डिटेल्स के बारे में सोचता है, जहां कुरोइरो का इस्तेमाल डार्क शैडो के कारण किया गया था, जो लड़ाई में लो रिस्क्स और हाई रिवॉर्ड्स वाला एक क्वर्क है। युगा का नेवल लेजर शिहाई के क्वर्क को काउंटर कर रहा है, इसलिए किनोको के क्वर्क को यूज करके प्लान बी शुरू किया जाता है। प्लान बी के शुरू होने के साथ ही कुरोइरो पीछे हटने का फैसला करता है। याओयोरोजू से आगे निकलने की इच्छा से केंडो ने उसे अकेले ही पकड़ लिया। याओयोरोजू फील्ड गामा के पार अपनी टीम के लिए सपोर्ट आइटम्स का एक बैग भेजने में सफल हो जाती है। थर्मल गॉगल्स की मदद से तोकोयामी छिपी हुई क्लास बी टीम पर हमला करता है और उन्हें पकड़ लेता है। एक क्रूशियल मूव में कोमोरी तोकोयामी द्वारा सांस में लिए गए स्पोर्स को बड़ा कर देती है, जिससे वह मुश्किल में आ जाता है। बेहोश याओयोरोजू को साथ लेकर थकी हुई केंडो हागाकुर को पकड़ लेती है। क्लास बी के मैच 2 जीतने के बावजूद केंडो को लगता है कि जीत हासिल नहीं की गई है, क्योंकि वह मोमो की प्लानिंग को पार नहीं कर सकी है। अपनी हार के बावजूद क्लास ए के स्टूडेंट्स स्कूल ईयर में अपनी टीम के इंप्रूवमेंट्स की सराहना करते हैं। जहां स्टूडेंट्स ठीक हो रहे हैं, वही क्लास बी द्वारा किए गए सभी नुकसान के कारण कॉम्बैट जोन को फील्ड गैमा के दूसरे सेक्शन में ले जाया जाता है। एक शांत कोने में ऑल माइट इजुकू से पूछता है कि क्या उसे वन फॉर ऑल के साथ फिर से कुछ अजीब लगा, क्योंकि वह बताता है कि उसकी मास्टर नाना शिमुरा ने उसे कभी नहीं बताया कि क्वर्क को कैसे एक्टिव किया जा सकता है। तभी बकुगो आता है और उन्हें अपने सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए मजबूर करता है, जिससे वे वन फॉर ऑल के सपने में क्या हुआ इस पर चर्चा करने लगते हैं। जैसे ही मैच 3 शुरू होता है तो कोयामी तोदोरोकी के पास जाता है और उसे याद दिलाता है कि वे अपने मेंटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी टॉप 2 हीरोज। कहीं और विलन्स को रोकने के बाद एंडेवर बेसब्री से तोदोरोकी के रिस्पॉन्स का इंतजार करता है, जिसने उसे अपने सिग्नेचर मूव को सिखाने का ऑफर किया है, जैसा कि एक पिता को करना चाहिए। क्लास ए टीम की स्ट्रैटेजी को क्लास बी के होनेनुकी ने जल्दी ही बिगाड़ दिया। टेत्सु ने व्लाड किंग के ऑर्डर्स को ना मानते हुए तोदोरोकी को बाहर निकालने पर फोकस किया और बहुत ज्यादा नुकसान किया। जब जूजो आइडा को फंसाता है और टेत्सु की मदद करने के लिए निकलता है, तो आइडा कहता है कि यह सोचना उसके लिए गलत था कि उसके पास इंजन क्वर्क को यूज करने के लिए अभी भी इतनी ही टाइम लिमिट है जब उसने इसे आखिरी बार देखा था, और फिर रेसिप्रो टर्बो को रिलीज करता है, जो उसके भाई टेंसेई से मिले ट्रेनिंग मेथड की एक नई मूव है। वह बर्फ से निकलता है और हैरान जूजो की ओर बढ़ता है।
टेन्या बताता है कि अपनी नई एबिलिटी की हॉर्स पावर को बढ़ाकर और फ्यूल कंजम्पशन को बिल्कुल कम करके वह अब 10 मिनट तक स्पीड के मामले में अजेय है। जूजो को एहसास होता है कि वह टेन्या का मुकाबला नहीं कर सकता। वह बर्फ में चला जाता है और नीचे मिट्टी में तैरता है। जैसे जैसे तोडोरोकी और तेत्सु के बीच का मुकाबला आगे बढ़ता है, दोनों लड़के काफी थक जाते हैं, जिससे तोडोरोकी के पास अपने पिता की सिग्नेचर मूव आजमाने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती। होनेनुकी और ईडा बीच में आते हैं, जिसके बाद सभी चारों लड़के बेहोश हो जाते हैं। पोनी दौड़कर आती है और अपने हॉर्न्स को यूज करके शोटा, जूजो और तेत्सु के साथ खुद को और स्टूडेंट्स को हवा में उठाती है, जबकि शोजी उन तक पहुंच नहीं पाता है। टाइम लिमिट समाप्त होने और ज्यादातर स्टूडेंट्स के या तो कैद होने या बेहोश होने के साथ मैच 3 बराबरी पर है। कमिनारी और किरिशिमा ये कहते हैं कि आउटकम कैसा निकला है, हालांकि जुरोता उन्हें याद दिलाता है कि भागना और मदद मांगना भी एक स्ट्रैटेजी है। रिकवरी गर के ऑफिस में तोडोरोकी और आइडा इस बात पर विचार करते हैं कि उन्हें क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, जबकि होनेनुकी किसी दिन फिर से मैच की उम्मीद कर रहा है। मैच 4 शुरू होता है और बाकुगो मिडोरिया को अपनी ग्रोथ दिखाने के लिए तैयार है। मैच 4 की शुरुआत होती है, जहां दोनों टीम्स अपनी मूव्स शुरू करती हैं। क्लास 1B की तरफ हर कोई इस बात को लेकर चिंतित है कि उनके ओपोनेंट की टीम कितनी बैलेंस्ड है। बाकुगो के सेल्फिश नेचर को टारगेट करते हुए एक प्लान बनाते हुए क्लास B टीम जल्दी से क्लास A पर हावी हो जाती है, लेकिन उनके परफेक्ट टीम वर्क से पीछे हट जाती है। बाकुगो एक परफेक्ट जीत की तलाश करने के अपने इरादे को कायम रखता है और इसमें अपनी टीम के एक भी मेंबर को गिरने नहीं देता है, जहां सभी मेंबर्स एक दूसरे का साथ देते हैं। अंत में उनका मैच 5 मिनट में खत्म हो जाता है और क्लास A जीत जाती है। इरेजर हेड अपनी टीम की सपोर्ट स्किल्स, क्विक कैप्चरिंग टाइम और कम से कम डैमेज को बनाए रखने के लिए सराहना करता है, जबकि व्लाड किंग अपनी टीम से कहता है कि उनका प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन इसे और अच्छा करने की जरूरत थी। निराश सेत्सुना अपनी टीम को निराश करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन टोगरू सभी को अपना धैर्य बनाए रखने के लिए कहता है। जैसे ही मैच 5 नजदीक आता है, मोनोमा और उसकी टीम अपनी स्ट्रैटेजी पर चर्चा करना शुरू कर देती है। उनका फोकस सबसे पहले मिडोरिया को हराना होता है। दूसरी तरफ मिडोरिया 1 फॉर ऑल के साथ अभ्यास करता है और आखिरकार जॉइंट ट्रेनिंग का फाइनल मैच शुरू होता है। टॉर्टरस जेल में ऑल फॉर वन को अजीब तरह से अपने भाई की आवाज सुनाई देती है। ऑल माइट को तब चिंता होती है जब ग्रैंड टोरिनो 1 फॉर ऑल के पिछले होल्डर के बारे में बताता है, जिन्होंने एक बार शिमुरा से कहा था कि समय अभी नहीं आया है। जैसे ही क्लास 1A की टीम आगे बढ़ती है, इजुकु सोचता है कि क्लास 1B की टीम में शिंसो के साथ एक बार फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तरह बातचीत नहीं कर पाएगा। मिडोरिया अभी भी 1 फॉर ऑल के साथ जो हुआ उसकी वजह से शिंसो के क्वर्क से बचने के लिए सावधान रहना चाहता है। अपने मूव को यूज करते हुए मोनोमा मिडोरिया का सामना करता है। उसे ऑल माइट के अंत के लिए बाकुगो को दोषी घोषित करके भड़काता है। अचानक उसके आर्म से अचानक काले रंग की पावर निकलती है, जो फील्ड गैमा में तबाही मचाते हैं। ये मानते हुए कि हीरोज को भी प्रोटेक्शन चाहिए, उराराका मिडोरिया को रोकती है, जबकि शिंसो अपने क्वर्क को यूज करके उसे ब्रेन वॉश करता है। पावर कम हो जाती है और मिडोरिया वेस्टेज वर्ल्ड में जागता है। 1 फॉर ऑल के पिछले होल्डर से मिलता है। ये पावर उस आदमी की असली क्वर्क ब्लैक विप है, जो मोनोमा को पकड़ने के मिडोरिया के इरादे के जवाब में सामने आई थी। वो बताता है कि 1 फॉर ऑल का कोर इतना बड़ा हो गया है कि पिछले होल्डर्स की क्वर्क्स मिडोरिया के अंदर आ रही हैं। होश में आने के बाद मिडोरिया और उराराका डिफेंस करते हैं, क्योंकि मैच 5 पूरी तरह से लड़ाई में बदल जाता है। ब्लैक विप के उस खतरे के बावजूद ऐजावा ने सभी की इच्छा की खातिर मैच जारी रखा। 1 फॉर ऑल की नकल करते हुए मोनोमा उराराका पर हमला करता है, लेकिन क्वर्क काम नहीं करती। शिंसो आता है और अनजाने में मिडोरिया को उससे भिड़ने का एक मौका दे देता है। दोनों ने अपना रीमैच शुरू किया, जिसमें शिंसो ने मिडोरिया पर हमला किया, लेकिन ब्लैक विप ने उसका मुकाबला किया। उराराका पकड़े गए मोनोमा को अपनी जेल में ले जाती है और उसे छोड़ने के बाद वह आशिदो और मिनेटा की मदद करने जाती है और शिंसो को मिडोरिया के पास छोड़ देती है। साथ में उराराका के साथ सब बचे क्लास B टीम के मेंबर्स को हरा देते हैं और मिडोरिया शिंसो को नीचे गिराने में सफल हो जाता है। मिडनाइट ने मैच के कंक्लूजन की अनाउंसमेंट की, जिसमें क्लास 1A ने 4-0 से जीत हासिल की। हर मैच के रिजल्ट्स को फिर से बताने के बाद क्लास 1A ओवरऑल विनर्स बन गई और वे खुद की सराहना करते हैं।
इरेजर हेड मिडोरिया से बात करता है कि उसके साथ क्या हो रहा था और बाकी स्टूडेंट्स भी पूछते थे। इसे समझाने का तरीका ढूंढने की कोशिश करते हुए मिडोरिया बताता है कि वह भी श्योर नहीं था, वह बस पावर से भरा हुआ था और इसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। अपनी हार और मिडोरिया को अपनी ग्रोथ दिखाने में असमर्थ होने के बावजूद शिंसो क्लास ए और बी की तारीफ करता है। बाद में वह हीरो कोर्स में अपने ट्रांसफर के लिए पासिंग ग्रेड हासिल करता है। जब शिंसो अगले साल के लिए हीरो कोर्स में ट्रांसफर एक्सेप्ट करता है तो कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वह कौन सी क्लास में रहेगा, लेकिन वे कहते हैं कि इसके लिए अभी समय है। रात में मिडोरिया और बकुगो ब्लैक व्हिप को लाने की उम्मीद में जिम गैमा में मुकाबला करते हैं, जो वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि मिडोरिया मानता है कि उसने वन फॉर ऑल में बेहतर महारत हासिल करने तक क्वर्क को यूज करने से इनकार कर दिया था, इसलिए यह तब तक बाहर नहीं आएगी। क्लास 1A और 1B के स्टूडेंट्स अपने जॉइंट ट्रेनिंग सेशन के बाद हाइट्स अलायंस में जाते हैं। अगले दिन आइजावा मोनोमा को दौड़ में लाता है, इस उम्मीद में कि वह इरी को उसके क्वर्क की नकल करके ट्रेन करने में मदद कर सके। मोनोमा ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसका क्वर्क उन लोगों पर अच्छी तरह से काम नहीं करता जिन्हें एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जैसा कि तब हुआ जब उसने वन फॉर ऑल की नकल करने का प्रयास किया। मिडोरिया के एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ एरी मिडोरिया के लिए आपसी भावना के साथ अभी भी अपने क्वर्क में महारत हासिल करने का इरादा रखती है। आखिरकार अपने हीरो लाइसेंसेस हासिल करने के बाद बकुगो और तोडोरोकी बर्फीली सड़कों पर निकलते हैं और चोरों की एक गैंग को हरा देते हैं। बाद में दोनों दौड़ में वापस आते हैं, जहां एग्जाम पास करने के लिए क्लास के बाकी लोग उन्हें एक सरप्राइज पार्टी देकर उनका स्वागत करते हैं। जबकि जापान 9 दिन पहले डीका सिटी के विनाश के बाद के हालात से निपट रहा है, मिडोरिया और क्लास 1A के बाकी स्टूडेंट्स इंटरव्यू ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वन फॉर ऑल को अनलॉक करने की कोशिश करते हुए मिडोरिया बस 1 सेकंड के लिए ब्लैक व्हिप को ठीक से लाने में सक्षम है। इस बीच प्रिंसिपल नेजू ऑल माइट से मिलने जाता है, जो वन फॉर ऑल के पिछले होल्डर्स के बारे में जितना पॉसिबल हो सके रिसर्च करना शुरू करता है। वह ऑल माइट को इन्फॉर्म करता है कि हीरो पब्लिक सेफ्टी कमीशन जल्द ही हीरो वर्क स्टडीज को फिर से शुरू करेगा। जैसे ही सर्दियों की छुट्टियां शुरू होती हैं, क्लास 1A और इरी अपना पहला क्रिसमस एक साथ मनाते हैं। मिडोरिया को उराराका से एक स्टिकी कट मोची गिफ्ट मिलता है और उसे ऑल माइट की चेन का गिफ्ट मिलता है। इरी को तोकोयामी की बस्टर तलवार मिलती है। उत्साह के कारण मिडोरिया सोचता है कि भले ही उनका फ्यूचर अनिश्चित है, लेकिन उसे उम्मीद है कि वे सभी अगले क्रिसमस का भरपूर आनंद उठा सकेंगे। वर्क स्टडीज प्रोग्राम के वापस आने के साथ मिडोरिया और बकुगो के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि नाइट आई एजेंसी बहुत बिजी है और बेस्ट जीनिस्ट गायब है। तो डोरोकी उन्हें एंडेवर की हीरो एजेंसी में शामिल होने का ऑफर देता है। कुछ हफ्ते पहले हॉक्स को दाबी द्वारा लीग ऑफ विलेंस में शामिल होने का एक और मौका दिया जाता है और वह उसकी रिकवरी के लिए बेस्ट जीनिस्ट से मिलने जाता है। जब हीरो का ध्यान नहीं होता तो वह उस पर वार करता है। अपनी मां के साथ नए साल की शाम मनाने के बाद मिडोरिया अपनी वर्क स्टडीज के लिए निकल जाता है। इस बीच हॉक्स एक हवेली में दिखाई देता है जहां उसे स्लाइड इन गो मिलता है, जो हॉक्स को अकेले जाने के लिए लेक्चर देता है। लेकिन लैपटॉप वाला एक रहस्यमय आदमी स्लाइड इन गो को सुपीरियर बनने की कोशिश करने के लिए डांटता है। हॉक्स के स्टेटस और कनेक्शंस की बदौलत उसके पास उनके यूज के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है। एंडेवर शहर में अपने नए इंटर्न से मिलता है और उसे एक विलन द्वारा किए गए हमले को रोकने के लिए अपनी बातचीत को बीच में ही रोकना पड़ता है। तीनों स्टूडेंट्स नंबर 1 प्रो हीरो की मदद करने के प्रयास में उसका पीछा करते हैं, लेकिन जैसे ही मिडोरिया और बकुगो विलेंस पर हमला करने वाले होते हैं, हॉक्स अचानक आ जाता है और उन्हें खत्म कर देता है। विलेंस और उसके साथियों को हराने के बाद हॉक्स अजीब तरीके से एंडेवर को डेस्ट्रो के मेटा लिबरेशन वॉर की एक कॉपी देता है और किताब के हाईलाइट किए गए वर्ड्स को देखने को कहता है। हॉक्स के व्यवहार को देखते हुए एंडेवर को तुरंत एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। जबकि इंटर्न्स का एंडेवर की एजेंसी में उसके साइड किक्स द्वारा स्वागत किया जाता है, एंडेवर अपने ऑफिस में लौटता है और डेस्ट्रो की किताब को पढ़ता है। एंडेवर हाईलाइट किए गए सेक्शंस में स्पेसिफिक लेटर्स को हॉक्स के सीक्रेट मैसेज के रूप में जोड़ता है। 4 महीनों में मीटा लिबरेशन आर्मी जापान पर हमला करेगी। हॉक्स के मैसेज के साथ एंडेवर अब हीरो पब्लिक सेफ्टी कमीशन द्वारा वर्क स्टडी प्रोग्राम को वापस लाने के पीछे का असली कारण समझता है, यानी यह सुनिश्चित करना कि हर कोई शिगाराकी और उसकी कंबाइंड फोर्सेस के आने वाले हमले के लिए तैयार रहे।
मिडोरिया और बकुगो को अपने स्टूडेंट्स के रूप में स्वीकार करते हुए एंडेवर सबसे पहले यह समझना चाहता है कि हर एक को किस पर काम करना है। मिडोरिया को अपनी सभी क्वर्क्स में महारत हासिल करने की उम्मीद है और बाकुगो यह जानना चाहता है कि ताकत के अलावा उसे क्या चाहिए। तोडोरोकी बीच में बोलता है, वह एंडेवर से सब कुछ सीखना चाहता है ताकि ऑल माइट जैसा कोई बन सके। एंडेवर अपने इंटर्न्स के लिए एक गोल सेट करता है, यानी वर्क स्टडीज के अंत तक विलेंस को हराना। एंडेवर उन्हें बताता है कि कैसे हर कोई सबकॉन्शियसली पैरेलल प्रोसेसिंग को यूज करते हैं, एक ड्राइवर का एग्जाम्पल देते हुए जो प्रैक्टिस करके अपने आप सब कुछ एक साथ करता है। वह मिडोरिया से कहता है कि पहले उसे बिना सोचे समझे एक साथ दो काम करना सीखना होगा और एक बार सफल होने के बाद दूसरी चीज को शामिल करना होगा। वह उन्हें यह कहते हुए समाप्त करता है कि वे स्कूल में सीखी गई हर चीज को लें और उसे रियल एक्सपीरियंस में लागू करें। मिडोरिया सोचता है कि ऑल माइट की बदौलत उसने कितना इंप्रूव किया है और कितना हासिल किया है, फिर भी उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। ओकी मैरिनर क्रू एक जहाज का पीछा कर रहा है जिसमें इलीगल क्वर्क बूस्टर ड्रग बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स हैं। मुश्किल हालात के कारण सेल्की ryukyu एजेंसी के साथ मिलकर काम करने की रिक्वेस्ट करता है। ryukyu, असुई और नेजिरे आते हैं और सेल्की यंग हीरोज को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए दिन भर बीच पर आराम करने के लिए कहता है। जैसे ही सूरज ढलता है, हीरोज समुद्र में चले जाते हैं, जबकि स्मगलर्स फिर भागने का प्रयास करते हैं। सेल्की और असुई जहाज पर चढ़ जाते हैं, लेकिन केमिकल्स को ले जाने वाला एक कार्गो प्लेन उड़ान भरने लगता है। सिरियस उराराका को ले जाने वाले एक हार्पून को फायर करती है, जो प्लेन को पकड़ने के लिए अपनी नई कॉस्ट्यूम में ग्रैपलिंग हुक का यूज करती है। उराराका तस्कर को बाहर निकालती है और ryukyu और निजीर की मदद से प्लेन को सुरक्षित रूप से उतारती है। इसके बाद सेल्की और ryukyu चर्चा करते हैं कि स्मगलर्स के क्लाइंट ने कैसे एक नकली नाम का इस्तेमाल किया था और केमिकल्स को यूरोप के ओथियन में लाया जाना था। इस बीच एक जगह पर एक रहस्यमय आदमी को खबर मिलती है कि हीरोज ने कार्गो डिलीवरी को रोक दिया है। हालांकि वह इसे ठीक बताता है क्योंकि उसके पास पहले से ही सैल्वेशन ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी केमिकल्स है। वर्क स्टडीज के एक सप्ताह बाद एंडेवर को फुयूमी का फोन आता है, जो तीनों को डिनर के लिए घर लाने को कहती है। खाने के समय बहस शुरू हो जाती है क्योंकि बातचीत फुयूमी के खाना पकाने से बदलकर इस बात पर आ जाती है कि कैसे एंडेवर ने तोडोरोकी को नात्सुओ का खाना खाने से रोका। नाखुश नात्सुओ जल्द ही उठकर चला जाता है। डिनर के बाद मिडोरिया और बकुगो तोडोरोकी और फुयूमी को हर चीज के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। तोडोरोकी कहता है कि वह एंडेवर को इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता है जो उसने उनकी मां के साथ किया, और उसे नहीं पता कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए। बकुगो बीच में आता है, उन पर चिल्लाता है कि मेहमानों के सामने सेंसिटिव सब्जेक्ट्स पर बात न करें, जिसके कारण मिडोरिया माफी मांगता है और उसे बताता है कि उन्हें पहले से ही सब कुछ पता था। एंडेवर सोचता है कि इतने समय बाद वह अपने परिवार के लिए क्या कर सकता है और चाहता है कि टोया भी वहां होता। कुछ दिन पहले एक आदमी को जेल से छोड़ दिया जाता है और वह एंडेवर की हाई एंड पर जीत को दिखाने वाले टेलीविजन को देखता है और खुशी से मुस्कुराता है। फुयूमी मिडोरिया और बकुगो को समझाती है कि नात्सुओ उनके भाई तोया के बहुत करीब था, जिसके कारण वह उसकी मौत के लिए एंडेवर को दोषी ठहराता है। आखिरकार एंडेवर के लिए तीनों को यूए हाई में वापस छोड़ने का समय आ गया है। एंडेवर सब कुछ सेट करने के लिए फुयूमी को धन्यवाद देता है और वह शोटा का दोस्त होने के लिए मिडोरिया को धन्यवाद देती है। कुछ ही समय बाद उनकी कार पर जल्द ही स्ट्रीट व्हाइट लाइन्स द्वारा हमला किया जाता है, जिसे एंडिंग नाम का विलेन कंट्रोल कर रहा है, जिसने नात्सुओ को पकड़ रखा है। एंडिंग इमोशनली ये एक्सप्लेन करता है कि हीरो मार नहीं सकते, लेकिन क्योंकि एंडेवर को हाई एंड नोम्यू को मारना पड़ा, इसलिए वह इसे फिर से कर सकता है। एंडिंग पास की कारों को हवा में उछालता है और नात्सुओ को चलती ट्रेन के सामने लटका देता है। बाकुगो नात्सुओ को बचाता है, मिडोरिया ब्लैक व्हिप का यूज करके कारों को पकड़ता है और तोडोरोकी एंडिंग को पकड़ लेता है। नात्सुओ को गले लगाने के बाद एंडेवर उससे माफी मांगता है क्योंकि उसका कभी भी अपने बच्चों से दूर रहने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया। पुलिस एंडिंग को ले जाने के लिए आती है, जबकि नात्सुओ उसे बचाने के लिए तीनों को धन्यवाद देता है। बकुगो तब बताता है कि उसका एक हीरो नाम है, लेकिन गुस्से में अपने सहपाठियों को तब तक बताने से मना कर देता है जब तक कि वह पहले किसी और को नहीं बता देता। एंडेवर तय करता है
कि वह अपने परिवार के लिए सबसे अच्छी चीज यही कर सकता है कि वे उसके बिना खुशी से रहें। जहां क्लास 1A तीसरे सेमेस्टर की शुरुआत का जश्न मना रही है, इरेसर हेड और प्रेजेंट माइस को डिटेक्टिव त्सुकाउची और ग्रैंड टोरिनो द्वारा टार्टरस जेल में बुलाया जाता है। वहां दोनों को पता चलता है कि कुरोगिरी एक नोमू है जिसे उनके स्कूल के दोस्त ओबोरो शिराकुमो की लाश को यूज करके बनाया गया है। क्योंकि नोमू अपनी कुछ फॉर्मर पर्सनालिटीज को रिटेन रखते हैं, इसलिए आइजावा और मिक को लीग ऑफ विलन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की उम्मीद में कुरोगिरी से बात करने के लिए कहा जाता है। एक बार जागने के बाद कुरोगिरी शिगाराकी के ठिकाने के बारे में चिंतित हो जाता है, जिससे आइजावा परेशान हो जाता है क्योंकि शिराकुमो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था। आइजावा और मिक अपने स्कूल के दिनों की कहानियां सुनाते हैं और भावुक हो जाते हैं और रिवील करते हैं कि शिराकुमो की दोस्ती और मौत ने उन्हें कितना प्रभावित किया। कुरोगिरी की प्रोग्रामिंग फेल हो जाती है, जिससे शिराकुमो की कॉन्शियस पर कंट्रोल हो जाता है। अपने दोस्तों को फिर से देखकर शिराकुमो केवल हॉस्पिटल बोल पाता है और फिर कुरोगिरी के वश में आ जाता है। यह नया सुराग हॉक्स को भेजा जाता है, जबकि वह उस समय ट्वाइस को मेटा लिबरेशन आर्मी की आइडियोलॉजी सिखा रहा होता है। दूसरी तरफ ऑल फॉर वन का डॉक्टर पागलों की तरह हंसता है क्योंकि शिगाराकी को अपना अल्टीमेट मास्टरपीस बनने की प्रक्रिया उम्मीद से बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। 2 महीने पहले जाइगेंटोमैचिया लीग ऑफ विलन्स के सामने आता है और शिगाराकी को ऑल फॉर वन का सक्सेसर बनने के लायक नहीं मानता है। हमले के दौरान लीग को ऑल फॉर वन के असिस्टेंट डॉक्टर क्यूदाई गराकी की लैब में टेलीपोर्ट किया जाता है। डॉक्टर शिगाराकी को उसके लक्ष्य में मदद करने को कहता है ताकि वह हर उस चीज को नष्ट कर सके जो उसे परेशान करती है, लेकिन शिगाराकी को पावर दिए जाने से पहले उसे अपनी लॉयल्टी हासिल करने के लिए जाइगेंटोमैचिया को हराना होगा। इसके बाद डॉक्टर गराकी दबी से हाई एंड नोम्यू को टेस्ट करने में मदद करने के लिए कहता है। 1.5 महीने बाद लीग ऑफ विलन्स ने जाइगेंटोमैचिया को हराने में कोई प्रोग्रेस नहीं की है, लेकिन शिगाराकी की ताकत और स्किल बढ़ रही है। गीरन से बात करने के बाद ट्वाइस यह जानकर चिंतित हो जाता है कि लीग के ब्रोकर को मेटा लिबरेशन आर्मी के लीडर एरिडेस्ट्रो ने पकड़ लिया है और उसे टॉर्चर किया है। वह लिबरेशन आर्मी के ऑब्जेक्टिव को बताता है, यानी मेटा पावर्स को रिलीज करना और दुनिया को रीबिल्ड करना, जहां लोग अपनी एबिलिटीज को आराम से यूज कर सकें। रीडेस्ट्रो लीग ऑफ विलन्स को एक अल्टीमेटम का सामना करने के लिए डेका सिटी में बुलाता है। स्पिनर ने उनकी 110,000 आर्मी से निपटने के तरीके पर सवाल उठाए। शिगाराकी ने खुलासा किया कि वह जानता है कि जाइगेंटोमैचिया जीता नहीं है और क्योंकि वह उसके पीछे आएगा चाहे वह कहीं भी हो, वह उसे लिबरेशन आर्मी में ले जाएगा और उन्हें एक दूसरे से लड़ने देगा जो अंततः उसे थका देगा। दुनिया में पहली बार सुपर पावर्स के सामने आने के बाद कैओस के बीच मेटा ह्यूमंस में एक पॉपुलर आइडियोलॉजी फैलने लगी, यानी उन्हें दबाने के बजाय अपनी मेटा एबिलिटीज को यूज करने की आजादी। डेस्ट्रो नामक एक आदमी इस आइडियोलॉजी को मानने वाले कई लोगों को एक साथ लाया और मेटा लिबरेशन आर्मी को बनाया। कुछ सालों के बाद ग्रुप को सरकार ने हरा दिया, कई मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और आर्मी खत्म हो गई। जेल में रहते हुए डेस्ट्रो ने आत्महत्या करने से पहले मेटा लिबरेशन वॉर की बुक लिखी। प्रेजेंट में लीग डेका सिटी में आती है और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे सभी अलग हो जाते हैं। तोगा जल्द ही क्यूरियस और उसके सपोर्टर्स से घिर जाती है, यह समझने का इरादा रखते हुए कि तोगा ऐसी क्यों है, जिसमें यह भी शामिल है कि उसने मिडिल स्कूल में एक क्लासमेट पर हमला करके उसका खून क्यों पिया। क्यूरियस अपने एक्सप्लोसिव वेपन से तोगा पर हावी हो जाती है। अपनी मौत के करीब आने पर तोगा का क्वर्क इवॉल्व होता है, जो अनजाने में उराराका के जीरो ग्रेविटी को यूज करती है, जिससे क्यूरियस और उसके सपोर्टर्स मुश्किल में आ जाते हैं। दूसरी ओर शिगाराकी अपने इवॉल्व्ड क्वर्क को दिखाता है, जो उसके द्वारा छुए गए लोगों को मार देता है। जब दाबी आइस यूजर गैटन के साथ अपनी लड़ाई शुरू करता है तो ट्वाइस को बेहोश टोगा मिलती है, लेकिन स्केप्टिक की पपेट्स उसे घेर लेते हैं। पकड़े जाने के बाद ट्वाइस कुछ नहीं कर सकता क्योंकि स्केप्टिक की पपेट्स टोगा की गर्दन तोड़ने का प्रयास करती हैं। टावर में गीरन यह जानकर हैरान होता है कि ट्वाइस वहां है, जहां रीडेस्ट्रो और स्केप्टिक बताते हैं कि वे उसे तोड़ने के लिए उसके साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का फायदा उठा रहे हैं। जिन अपने अतीत के बारे में सोचता है, एक पल को याद करता है जब वह 16 साल का था, जब उसने गलती से अपनी मोटरसाइकिल से एक आदमी को कुचल दिया था, जिससे उसका हाथ टूट गया था। वह अकेला था
क्योंकि जब वह मिडिल स्कूल में था तब उसके माता पिता की मौत हो गई थी और वह कभी भी अपने किसी रिश्तेदार के करीब नहीं था। वह केवल अपने डबल से ही बात कर सकता था, जहां वह बस किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहता था जिस पर वह भरोसा कर सके और जो उस पर भरोसा करे। उसने खुद के और भी डबल्स बनाए, सभी तरह के क्राइम्स करने का आनंद लिया, जब तक कि वह अपनी सबसे बड़ी गलती तक नहीं पहुंच गया, जब उसके डबल्स ने उस पर हमला कर दिया और उसे फिर अकेला छोड़ दिया, जिससे वह खुद पर भरोसा नहीं कर पाया। जिसके बाद ट्वाइस को अंततः एहसास होता है कि वह डबल नहीं है और फिर अपने हजारों डबल्स को छोड़ देता है। अपने दोस्तों को बचाने के मकसद से ट्वाइस के डबल्स डेका सिटी पर हमला करते हैं। शिगाराकी के सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए गाराकी ने जाइगेंटोमाचिया को बुलाया और उसे ऑल फॉर वन के सक्सेसर को प्रोटेक्ट करने को कहा। ट्वाइस के डबल्स गिरान को बचाने के लिए रीडेस्ट्रो के टावर तक पहुंचते हैं, लेकिन उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ के आगे हार जाते हैं। शिगाराकी ने टावर के बेस को नष्ट कर दिया, जिससे टावर गिर गया। फिर शिगाराकी रीडेस्ट्रो के साथ आमने सामने आता है। रीडेस्ट्रो शिगाराकी पर हावी हो जाता है, उसके बाएं हाथ और उसके शरीर पर पहने जाने वाले हाथों को नष्ट कर देता है, जिससे उसे अपने परिवार का फ्लैशबैक दिखाई देता है। एक बच्चे के रूप में टेंको शिमूरा शिगाराकी अपने पिता कोतारो के एक स्ट्रिक्ट रूल के तहत रहता है, यानी हीरोज के बारे में कभी बात न करना, क्योंकि वे अजनबियों की मदद करने के लिए अपने ही परिवारों को चोट पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करते। नाओ नोट करती है कि उसकी एलर्जीज कैसे बदतर हो गई है, जबकि कोतारो कहता है कि उसके पास अभी तक कोई क्वर्क नहीं है, इसलिए वह टेंको को और ज्यादा दर्द से बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। इसके बावजूद टेंको की बहन हाना कोतारो के कमरे में घुस जाती है और उसे उनकी दादी नाना शिमुरा की तस्वीर दिखाती है। हालांकि टेंको का एक्साइटमेंट उसके पिता के गुस्से से खत्म हो जाता है, जबकि उसका परिवार यह सब देखता रहता है। जब नाना ने उसे सुरक्षित रखने के लिए फॉस्टर सिस्टम में छोड़ दिया, तो कोतारो को एहसास हुआ कि उसने गलती की है। टेंको का क्वर्क सामने आता है, जो एक एक करके उसके पूरे परिवार को मार देता है। वह अपने पिता से मदद मांगने का प्रयास करता है, लेकिन कोतारो घबरा जाता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे टेंको के चेहरे पर निशान पड़ जाता है। गुस्से में टेंको अपने पिता पर कूद पड़ता है और जानबूझकर उसे अपने डीके से मार देता है। लोगों द्वारा अनदेखा किए जाने के बाद टेंको अकेले शहर की सड़कों पर भटकता रहा, किसी मदद की उम्मीद में, जो उसे ऑल फॉर वन में मिली। डॉक्टर गाराकी ने ऑल फॉर वन से टेंको की खोई यादों के बारे में पूछा, जिसके बाद टेंको ने कहा कि वे अभी भी उसके अंदर हैं और जिससे वह अनस्टेबल हो गया है, यहां तक कि डीके को भी उसकी ट्रू पावर से दूर रखा गया है। ऑल फॉर वन ने कहा कि वह अगला सिंबल ऑफ फियर बनेगा, जिसने अपना पहला बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। 2 बार में 2 गुंडों को मारने के बाद टेंको सोचता है कि वह बीमार और शांत दोनों महसूस कर रहा है। इस प्रकार टेंको को धीरे धीरे एक विलेंस नाम में ढाला गया, जो वह प्रेजेंट में है। तोमूरा शिगाराकी, एक जापानीज वर्ड जिसका मतलब है शोक करना, और साथ में ऑल फॉर वन का लास्ट नेम। प्रेजेंट में वापस शिगाराकी अपनी क्वर्क की पूरी पावर को रिलीज करता है, जिससे डीका सिटी काफी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये मानते हुए कि शिगाराकी डेस्ट्रो की आइडियोलॉजी का अवतार है, रीडेस्ट्रो कहता है कि वह और मेटा लिबरेशन आर्मी उसे फॉलो करेंगे। उसी समय जिगांटोमाचिया शिगाराकी को ऑल फॉर वन के सक्सेसर के रूप में स्वीकार करता है। अगले सप्ताह तक लिबरेशन आर्मी डेका सिटी में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई को छिपाने के लिए तेजी से काम करती है। अपने नए हेडक्वार्टर्स में लीग ऑफ विलेंस और मेटा लिबरेशन आर्मी ने पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट में फोर्सेस को मर्ज किया और इसके लेफ्टिनेंट्स की अनाउंसमेंट सभी मेंबर्स के सामने की जाती है, जिसमें अंडरकवर हॉक्स भी शामिल है। पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट के अंडरकवर हॉक्स ने एक को छोड़कर सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ दिया है, यानी शिगाराकी के स्पॉन्सर डॉक्टर गाराकी। इस बीच शिगाराकी गाराकी से मिलता है, जो इस बारे में बात करता है कि कैसे लड़ाई में उसका क्वर्क इवॉल्व हुआ था, जिससे उसे न केवल वह जो छूता है बल्कि उससे जुड़ी चीजों को भी नष्ट कर सकता है। गाराकी शिगाराकी को पावर देने के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए आगे बढ़ता है, जो उसे ऑल फॉर वन से आगे निकलने और वन फॉर ऑल हासिल करने देगा। प्रेजेंट में वापस क्लास 1A ने अपनी वर्क स्टडीज में सीखी गई नई एबिलिटीज और स्किल्स को दिखाया। इसके बाद मिडोरिया उराराका से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वह ब्लैक विप को अब कंट्रोल कर सकता है। जब वह पहली बार सामने आया तो उसने जो किया उसके लिए उसे फिर से धन्यवाद देता है। टीचर्स के डॉर्म्स में
इरेजर हेड और प्रेजेंट माइक ओबोरो शिराकुमो के रेवलेशन के बाद ठीक हो जाते हैं और फिर मिरियो और तमाकी उनके पास आते हैं और बताते हैं कि ईरी का हॉर्न फिर से काम करना शुरू हो गया है, जो उसे शांत करने के लिए अपने क्वर्क को यूज करते हैं। बाद में ऑल माइट कॉन्फ्रेंस रूम में मिडोरिया और बाकुगो से मिलता है, उन्हें एक बुकलेट देता है जिसमें पिछले वन फॉर ऑल यूजर्स के बारे में सारी जानकारी होती है। वह बताता है कि क्वर्क्स पावरफुल नहीं है, बल्कि उनके यूजर्स को बस एक दूसरे द्वारा क्वर्क को आगे बढ़ाने के लिए सौंपा गया था, और यह बताता है कि मिडोरिया को मिलने वाला अगला क्वर्क उसके मास्टर का फ्लोट होगा। उस रात क्लास 1A तीसरे टर्म की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखते हैं और मिडोरिया सोचता है कि उसका जीवन कितना बदल गया है। 3 महीने बाद सभी हीरो कोर्स के स्टूडेंट्स को प्रो हीरोज के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है, इस बात से अनजान की पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट के साथ युद्ध शुरू होने वाला है और हीरो सोसाइटी कभी भी वैसी नहीं रहेगी।